हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और हम पढ़ रहे थे चैप्टर ब्रोकन इमेजेस। ब्रोकन इमेजेस जो कि एक ड्रामा है और गिरीश कर्नाड के द्वारा लिखा हुआ है। गिरीश कर्नाड जो कि एक बहुत ही फेमस लेखक भी थे, ड्रामाटिस्ट भी थे, प्ले राइट भी थे, एक्टर, मूवी डायरेक्टर, मतलब उन्होंने कई चीज में वो मतलब फेमस थे, कई काम वो करते थे। तो उन्होंने एक ड्रामा लिखा ब्रोकन इमेजेस, जिसके अंदर मंजुला नायक के बारे में इसमें बताया गया है कि वो इंग्लिश की प्रोफेसर थी, कन्नड़ राइटर थी, लेकिन उन्होंने इंग्लिश भाषा में एक नोवेल लिख दिया और उसके बाद में उनकी प्रशंसा बहुत हुई, लेकिन उनके जो क्रिटिसाइज करने वाले थे वो भी बहुत से लोग थे। तो वो कैसे स्टूडियो के अंदर आती है, अपनी बातों को वो बताती है, किस प्रकार से अपने विचार वो व्यक्त करती है, तो कैसे उसको बोला गया था कि उसने कन्नड़ भाषा के साथ में धोखेबाजी करी है, तो वो अपनी जो एक्सप्लेनेशन है, अपने जो व्यू है, वो उस स्टूडियो के अंदर बताती है। तो उसको ही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से एक विद्वान पंडित है, उसने वो कहता था कि कोई भी भारतीय राइटर है वो अपने आप को देखो एक्सप्रेस हरसेल्फ और हिमसेल्फ ऑनेस्टली इन इंग्लिश, कि नो इंडियन राइटर कैन एक्सप्रेस हरसेल्फ, कि कोई भी इंडियन राइटर है वो अपने आप को, चाहे वो हरसेल्फ हो या हिमसेल्फ, चाहे वो लेडी हो या फिर कोई मेल राइटर हो, तो वो अपने आप को इंग्लिश के अंदर ऑनेस्टली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ईमानदारी के साथ अपने आप को इंग्लिश में वो व्यक्त नहीं कर सकते, अभिव्यक्त नहीं कर सकते अपनी बातों को। उसके बाद में देखो हमें पढ़ना है फॉर इंडियन राइटर्स इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी। फॉर इंडियन राइटर, कि इंडियन राइटर्स के लिए, भारतीय लेखकों के लिए इंग्लिश इज अ मीडियम ऑफ डिसऑनेस्टी। इंग्लिश है वो एक मीडियम है, माध्यम है, किसका? डिसऑनेस्टी का। जो डिसऑनेस्टी होती है, डिसऑनेस्टी मतलब जो बेईमानी होती है, ऑनेस्टी का अपोजिट हो गया डिसऑनेस्टी, तो जो बेईमानी होती है उस बेईमानी का मीडियम है इंग्लिश इंडियन राइटर के लिए। Of course, वास्तव में one could also ask how many Kannada writers are honest in what they write in Kannada. कि of course वास्तव में one could also ask, कि एक व्यक्ति है वो ये भी पूछ सकता है, मतलब कोई भी पूछ सकता है ये बात कि how many Kannada writer, कि कितने कन्नड़ राइटर है, कन्नड़ के जो लेखक हैं, are honest, वो ऑनेस्ट है, ईमानदार है, in what they write in कन्नड़, जो वो कन्नड़ में लिखते हैं। मतलब ये भी कोई पूछ सकता है, जरूरी थोड़ी है कि जो इंडियन राइटर है वो इंग्लिश में अपने आप को व्यक्त नहीं कर सकता। इंडियन राइटर के लिए इंग्लिश है वो एक बेईमानी का माध्यम है। तो कोई ये भी तो पूछ सकता है कि कितने ही जो कन्नड़ राइटर है तो वो ईमानदारी से लिखते हैं जब वो कन्नड़ के अंदर लिखते हैं अपनी चीज। तो ये जरूरी थोड़ी है कन्नड़ राइटर जो कन्नड़ में लिखते हैं वो ईमानदार हो। बट इफ यू डिड दैट यू वुड बी इमीडिएटली कंडेम्ड एज अ ट्रेटर। बट इफ यू डिड दैट, लेकिन यदि, लेकिन यदि यू डिड दैट, यदि आप ऐसा करते हो, मतलब यदि आप ये चीज करते थे, यदि आपने ये पूछा, तो यू वुड बी इमीडिएटली, तो आप इमीडिएटली यानी तुरंत ही कंडेम्ड, आलोचना हो जाएगी एज ए ट्रेटर। ट्रेटर यानी एक विश्वासघाती के रूप में, एक देशद्रोही के रूप में आपकी तुरंत ही आलोचना कर दी जाएगी अगर आप ऐसे करते हो तो। यू कांट विन, आप जीत नहीं सकते। विन होता है जीतना, यू कांट विन, आप जीत नहीं सकते। रिसेंटली द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल साहित्य अकेडमी द नेशनल अकेडमी ऑफ द राइटर, कि रिसेंटली हाल ही में द प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल साहित्य अकादमी, कि सेंट्रल साहित्य अकादमी का मतलब केंद्रीय जो साहित्य अकादमी का जो हाल ही में जो प्रेसिडेंट था, जो अध्यक्ष था, तो उन अध्यक्ष ने, जो कि क्या है, द नेशनल अकेडमी ऑफ द लेटर्स, जो कि लेटर्स की भी नेशनल अकेडमी है, राष्ट्रीय अकेडमी है, हु शैल रिमेन नेमलेस, जो कि क्या होगी, शैल रिमेन, जिसको रखा जाएगा नेमलेस, यानी उसका नाम है वो नहीं बताया जाएगा, उसको नेमलेस रखा जाएगा, बिना किसी नाम के ही उस बात को बता रहे हैं उस प्रेसिडेंट के बारे में, उस सेंट्रल साहित्य अकादमी के प्रेसिडेंट जो कि क्या है, बिना नाम के एक बार उसको रखा गया है, नाम नहीं बताया जा रहा। तो उसने क्या किया, देखो, डिक्लेयर दैट इंडियंस हु राइट इन इंग्लिश डू सो इन ऑर्डर टू मेक मनी। तो उन्होंने क्या डिक्लेयर किया, उस प्रेसिडेंट ने, सेंट्रल साहित्य अकादमी के उस प्रेसिडेंट ने डिक्लेयर किया, घोषणा करी कि इंडियंस हु राइट इन इंग्लिश, के जो भारतीय इंग्लिश में लिखते हैं, डू सो, वो ऐसा करते हैं, क्यों, इन ऑर्डर टू मेक मनी, मनी प्राप्त करने के लिए, धन कमाने के लिए वो ऐसा करते हैं, कि जो इंडियन इंग्लिश में लिखते हैं वो धन कमाने के लिए लिखते हैं, ऐसा धन कमाने के लिए करते हैं। That by writing in English they confess their complicity in the global consumer market economy, कि that by writing in English, और इस प्रकार वो इंग्लिश में लिख करके वो क्या करते हैं, they confess their complicity, वो अपनी complicity, अपनी जो सांठगांठ है, अपनी जो मिली भगत है, उसको वो confess करते हैं, स्वीकार करते हैं, इन द ग्लोबल कंज्यूमर मार्केट इकोनॉमी, ग्लोबल यानी जो वैश्विक कंज्यूमर उपभोक्ता मार्केट बाजार इकोनॉमी अर्थव्यवस्था,
तो वैश्विक उपभोक्ता बाजार अर्थव्यवस्था के अंदर वो अपनी जो मिली भगत है उसको वो स्वीकार करते हैं, जो इंग्लिश में लिखते हैं, इंडियन राइटर जो कि इंग्लिश में लिखते हैं। ही ऑफ कोर्स स्पोक इन इंग्लिश, कि ही ऑफ कोर्स कि वो वास्तव में स्पोक इन इंग्लिश, वो इंग्लिश में बोलता है, वो जो इंग्लिश में लिखता है वो अवश्य इंग्लिश में ही बोलता है। स्पीकिंग इन इंग्लिश एज यू नो गिव्स यू द अथॉरिटी टू मेक ऑरिकुलर प्रोनाउंसमेंट्स ऑन इंडियन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेज। तो स्पीकिंग इन इंग्लिश की इंग्लिश में बात करते हुए, इंग्लिश में बोलते हुए, एज यू नो जैसे कि आप जानते हो कि इंग्लिश में बात करते हुए, गिव्स यू द अथॉरिटी कि वो आपको अथॉरिटी देता है, आपको अधिकार देती है, टू मेक ए ओरेकुलर प्रोनाउंसमेंट। ओरेकुलर प्रोनाउंसमेंट होती है एक गूढ़ अर्थ वाली, एक रहस्यमय प्रोनाउंसमेंट, मतलब जो घोषणा है, तो एक रहस्यमय घोषणा करने का अधिकार देती है किसपे, ऑन इंडियन लिटरेचर एंड लैंग्वेजेज, कि भारतीय जो लिटरेचर है, जो भारतीय साहित्य है और जो लैंग्वेज है, जो इनकी भाषाएं हैं, उनके ऊपर एक रहस्यमय प्रोनाउंसमेंट करने की, एक रहस्यमय घोषणा करने का अधिकार है वो देती है इंग्लिश में बात करते हुए। बट माई रेस्पॉन्स टू द चार्ज दैट आई राइट इन इंग्लिश फॉर मनी वुड बी, बट माई रेस्पॉन्स लेकिन मेरा जो रेस्पॉन्स, मेरा जो जवाब या मेरी जो प्रतिक्रिया है टू द चार्ज यानी जो आरोप, दैट आई राइट इन इंग्लिश फॉर मनी वुड बी, कि मैंने मनी के लिए, धन के लिए इंग्लिश में लिखा, ये जो मेरे पे जो आरोप है उसका जवाब है वो वुड भी, मतलब हो सकता है कि मैंने धन के लिए लिखा हो। तो ये बता रही है कि बट लेकिन माई रेस्पॉन्स टू द चार्ज, इस आरोप के लिए जो मेरा जवाब है कि आई राइट इन इंग्लिश फॉर मनी, कि मैं धन के लिए इंग्लिश में लिखती हूँ, तो वुड भी हो सकता है, वाई नॉट, क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं हो सकता कि मैं भी धन के लिए अगर रखूं। इजंट दैट ए गुड इनफ रीजन, कि क्या एक अच्छा पर्याप्त रीजन नहीं है, क्या ये एक अच्छा कारण नहीं है, पर्याप्त कारण नहीं है। वुड यू लाइक टू सी दैट रॉयल्टीज आई अर्न व्हेन आई रोट इन कन्नड़, तो देखो क्वेश्चन पूछ रही है, वुड यू लाइक टू सी, कि क्या आप ये देखना पसंद करेंगे कि वोट रॉयल्टीज मतलब जो शाहीपन है, जो रॉयल्टी है या कितना जो धन है, रॉयल्टी है। आई अर्न मैंने कमाई, व्हेन आई रोट इन कन्नड़, की जब मैंने कन्नड़ में लिखा था, जब मैं कन्नड़ भाषा में मैं लिखती थी, तो जब कन्नड़ में मैंने लिखा तो मैंने क्या रॉयल्टी कमाई, क्या वो देखना पसंद करेंगे, कितना धन कमाया आप देखना पसंद करेंगे। पोज फिर वो वापस से रुकती है, मतलब कन्नड़ में लिखने के लिए उसको इतना जो धन है वो नहीं मिला था जितना कि उसने इंग्लिश में लिखने के लिए कमा लिया था, और इतना उसको एडवांस से उसको इतना मिला था कि उसने अपनी जॉब छोड़ दी और पूरा काम है वो लिखने में ही उसने लगा दिया था। तो पोज फिर वो बीच में एक बार रुकती है वापस से। Yet the accusation hides or perhaps reveals a grim anxiety, कि yet फिर भी जो एक्यूजेशन है, जो आरोप है वो हाइड्स यानी वो छुपाता है, कि ये जो आरोप है वो छुपाता है, फिर भी आरोप है वो छुपाता है, और या फिर क्या है, परहैप्स शायद, रिवील्स ए ग्रिम एंजाइटी, कि वो एक ग्रिम, एक गंभीर जो एंजाइटी है, जो चिंता है, उसको वो रिवील करता है, उसको प्रकट करता है। एज इज क्लियर फ्रॉम द डिक्टम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द अकेडमी, वोट इज एट इशू इज नॉट क्रिएटिविटी बट मनी, कि एज इज क्लियर जैसे कि स्पष्ट है, जैसे कि क्लियर है, फ्रॉम द डिक्टम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द अकेडमी, की अकेडमी के प्रेसिडेंट के द्वारा जो ये डिक्टम मतलब जो ये वाक्य कहा गया था उससे स्पष्ट है। उस अकादमी के प्रेसिडेंट, अकादमी ऊपर आई थी, नाम अपने पढ़ा था सेंट्रल साहित्य अकादमी, तो उस अकादमी के प्रेसिडेंट ने जो डिक्लेयर किया था, जो घोषणा करी थी, तो उसका जो डिक्टम था, उसका जो सिद्धांत वाक्य था, उसका जो कथन था, तो उससे स्पष्ट होता है व्हाट इज एट इशू, कि क्या इशू है, क्या मुद्दा है, इस मुद्दे के अंदर क्या है, इज नॉट क्रिएटिविटी, कि इसका जो इशू है, इसका जो मुद्दा है वो क्रिएटिविटी नहीं है बट मनी, धन है। देखो लेटर कैपिटल दिखा है फर्स्ट लेटर, मतलब यहाँ पे जोर दिया गया है कि जैसे कि अकादमी के प्रेसिडेंट के कथन से स्पष्ट होता है कि ये जो मुद्दा है मेरे लिखने का, उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, धन है। मतलब मैंने रचनात्मक रूप में उस नोवेल को नहीं लिखा, उसका मीडियम है वो एक धन बना दिया गया। What hits everyone in the eyes is the money a writer in English can earn, कि what hits everyone in the eyes, कि hits मतलब जो चोट पहुंचाता है, what मतलब जो hits यानी जो चोट पहुंचाता है, everyone in the eyes, कि जो हर एक व्यक्ति की आंखों के अंदर चोट पहुंचाता है, या हर एक की आंखों में जो खटकती है जो चीज, किसी को प्रॉब्लम देती है हर एक की आंखों में, is the money, वो क्या है, वो मनी है, वो धन है। राइटर इन इंग्लिश कैन अर्न, कि इंग्लिश का लेखक जो मनी, जो धन कमा लेता है, वो धन ही क्या होता है, हर एक की आंखों में खटकने वाला होता है। तो मतलब हर एक को अभी ये दिक्कत नहीं हो रही कि मैंने इंग्लिश में लिखा कि कन्नड़ के साथ मैंने क्या किया, और उनकी प्रॉब्लम क्या है कि मैंने जो एडवांस लिया, मेरे को उस नोवेल से जो पैसे मिले हैं, तो जो मैंने अर्न किया है वो हर एक की आंखों में खटकता है। द एडवांस आई रिसीव्ड फॉर माई नोवेल
द एडवांस ओनली माइंड यू हेल्प मी रिजाइन माई जॉब एंड कंसंट्रेट ऑन राइटिंग। तो देखो कितनी बड़ी बात बताई इसने कि द एडवांस, कि जो एडवांस आई रिसीव्ड फ्रॉम माई नोवेल, कि मैंने अपने नोवेल से, अपने उपन्यास से जो एडवांस मैंने रिसीव किया, जो एडवांस मैंने प्राप्त किया। द एडवांस ओनली, जोड़ दिया है, देखो केवल एडवांस की बात बोली है, अग्रिम राशि, पूरी पेमेंट नहीं, केवल एडवांस। माइंड यू, ध्यान रखना, हेल्प मी रिजाइन माई जॉब, मेरी जॉब से मुझे रिजाइन करने में हेल्प करी थी, मतलब मैंने अपनी जॉब है उस जॉब को छोड़ने में उसने मेरी सहायता करी थी, उस केवल एडवांस मात्र ने। एंड कंसंट्रेट ऑन राइटिंग, और राइटिंग पे, मेरे जो लेखन था उस लेखन पे कंसंट्रेट करने में हेल्प करी थी, उस पे ध्यान केंद्रित करने में हेल्प करी थी। ऑफ कोर्स इट इज कॉज फॉर जेलसी, कि ऑफ कोर्स वास्तव में, इट इज कॉज मतलब ये एक कारण है, फॉर जेलसी, जेलसी का एक कारण है, ये ईर्ष्या करने का एक कारण है। हैविंग स्ट्रगल इन कन्नड़ आई कैन अंडरस्टैंड दैट, कि हैविंग स्ट्रगल इन कन्नड़, कि कन्नड़ में स्ट्रगल करते हुए, कन्नड़ जब मैं लिखती थी कन्नड़ के अंदर, तो उस कन्नड़ में स्ट्रगल करते हुए, संघर्ष करते हुए, आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मैं वो समझ गई थी, मतलब इतना मैं समझ सकती हूँ कि जो मैंने कन्नड़ में जब स्ट्रगल किया था, तो इस बात को मैं समझ सकती हूँ कि क्या दिक्कत हो रही है, क्या कारण हो सकता है। एक कन्नड़ प्रोवर्ब सेज, कि एक कन्नड़ की प्रोवर्ब है, एक कन्नड़ की कहावत है, वो सेज वो कहती है कन्नड़ की कहावत, तो कहावत देखो आगे दे रखी है कि रेस्पॉन्स इज गुड, कि रेस्पॉन्स है वो अच्छा है, मतलब जवाब देना, एक प्रतिक्रिया करना अच्छा है, बड़े मीनिंगफुल रेस्पॉन्स इज बेटर। लेकिन एक मीनिंगफुल जो रेस्पॉन्स होता है, अर्थपूर्ण जो रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया होती है, जो जवाब होता है, वो बेटर होता है, वो ज्यादा अच्छा होता है। मीनिंगफुल मीन्स अर्थपूर्ण, ये देखो अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल का मतलब अर्थपूर्ण। द कन्नड़ वर्ड फॉर मीनिंग इज अर्थ विच ऑल्सो मीन्स मनी, कि जो कन्नड़ वर्ड का जो मीनिंग है, कन्नड़ वर्ड फॉर मीनिंग, मतलब मीनिंग का जो कन्नड़ से तात्पर्य है, कन्नड़ का जो अर्थ है मीनिंग को लेकर के, वो क्या है, अर्थ। कन्नड़ में जो मीनिंग वर्ड है उसका क्या अर्थ है, अर्थ। विच ऑल्सो मीन, जिसका अर्थ ये भी है, जिसका तात्पर्य ये भी है, मनी, मतलब मनी को अर्थ भी बोलते हैं। आप लोगों को भी बताया है हिंदी में, जब हम सिनोनिम्स वगैरह पढ़ते हैं, पर्यायवाची पढ़ते हैं, तो अर्थ का मतलब मनी भी होता है। एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में फेम, पब्लिसिटी, ग्लैमर, पावर, ये भी होता है कि जो फेम है, प्रसिद्धि है, पब्लिसिटी यानी जो प्रचार है, ग्लैमर, जो ग्लैमर है, आकर्षण है, पावर, शक्ति है, इनको भी क्या है, अर्थ से ही रिलेटेड मान लिया जाता है। लाफ, वो वापस से हंसती है, ऐसा बोल करके अभी रेडियो स्टूडियो के अंदर ही वो सारी चीज बोल रही है जहां पे वो आई थी। अब आगे वो बोलती है कि लेट मी लीव इट एट दैट, कि मुझे इसको छोड़ने दे, मतलब इस बात को अपन छोड़ देते हैं, एक बार छोड़ देने दीजिए। अब नेक्स्ट बोलती है सेकंड, फर्स्ट क्वेश्चन इसने कर लिया, सेकंड क्वेश्चन की बात करती है, 2 क्वेश्चन उसने बोले थे। सेकंड देखो, द सेकंड क्वेश्चन एवरीवन आस्क इज अबाउट द बुक इटसेल्फ, कि सेकंड क्वेश्चन है, जो दूसरा प्रश्न है, एवरीवन आस्क, जो कि प्रत्येक व्यक्ति पूछता है, इज अबाउट द बुक इटसेल्फ, वो किसके बारे में, इस पुस्तक के बारे में पूछता है। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। हाउ कुड यू सीम सो स्ट्रॉन्ग एंड एक्टिव, तो क्या बोलते हैं कि हाउ कुड यू, कि आप किस प्रकार से इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी एक्टिव है वो प्रतीत हो रही हो, मतलब आप इतनी एक्टिव, इतनी मजबूत, इतनी सक्रिय कैसे प्रतीत होती हो। आई वॉज ए लॉन्ग जंप एथलीट इन कॉलेज, तो क्या आई वॉज मतलब मैं थी ए लॉन्ग जंप एथलीट, एक लॉन्ग जंप वाली एथलीट, ये जो खिलाड़ी है इन कॉलेज के अंदर मैं रही हूँ। तो जैसे लोग बोलते हैं कि आप इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी एक्टिव कैसे प्रतीत होती हो, तो आई वॉज ए लॉन्ग जंप एथलीट इन कॉलेज, की कॉलेज में मैं एक लॉन्ग जंप एथलीट है वो मैं रही हूँ, लॉन्ग जंप करने वाली। दो ऑफ कोर्स नो अंजू बॉबी जॉर्ज, कि दो, यद्यपि ऑफ कोर्स वास्तव में अंजू बॉबी जॉर्ज तो नहीं रही। आप लोगों ने अंजू बॉबी जॉर्ज का नाम सुना हुआ है, जो कि लॉन्ग जंप एथलीट रही है, बहुत ही फेमस एथलीट रही है अंजू बॉबी जॉर्ज। लेकिन वो बोलती है कि मैं भी रही हूँ, यद्यपि ऑफ कोर्स वास्तव में नो अंजू बॉबी जॉर्ज, की अंजू बॉबी जॉर्ज तो नहीं रही, मतलब उनके जितनी तो एथलीट, उनके जैसी तो नहीं रही। हाउ कुड यू सो विविडली रिक्रिएट द इनर लाइफ ऑफ ए पर्सन कन्फाइंड टू बेड ऑल हर लाइफ, तो वो क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि हाउ कुड यू सो विविडली रिक्रिएट, कि आपने इतने विविडली मतलब इतने स्पष्ट रूप से रिक्रिएट कैसे कर दिया, पुनर्निर्माण कैसे कर दिया, द इनर लाइफ, आंतरिक जीवन का, ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति का, कन्फाइंड, जो कि कन्फाइंड थी, सीमित थी, टू बेड ऑल हर लाइफ की, कि आपने किस प्रकार से एक ऐसे व्यक्ति का कि आंतरिक जीवन को आपने स्पष्ट रूप से रिक्रिएट कर दिया, आपने उसका पुनर्निर्माण कर दिया, जो कि अपने पूरे जीवन बेड तक सीमित रही। तो इस प्रकार से भी बोल सकते हैं हम कि अपने पूरे जीवन, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन जो बेड तक सीमित रहा, उसके आंतरिक जीवन को, उसके इनर लाइफ को आपने किस प्रकार से इतनी स्पष्ट रूप से रिक्रिएट कर दिया।
और ये जो अपने बेड तक सीमित रहने वाला एक पर्सन कौन है, उसकी सिस्टर है मालिनी। तो आगे वो चीज भी आएगी, देखो। तो उसने मालिनी के बारे में लिखा था ये। तो मतलब आप किस प्रकार से इतनी स्पष्ट रूप से एक व्यक्ति जो कि पूरे जीवन भर बेड तक कन्फाइन रहा, सीमित रहा, उसके आंतरिक जीवन को आपने रिक्रिएट कर दिया, पुनर्जीवित कर दिया। हाउ कैन ए हेल्दी आउटडोर वुमेन बी सो एम्पैथेटिक टू द इमोशनल वर्ल्ड ऑफ ए डिसेबल्ड पर्सन। तो क्वेश्चन देखो, हाउ कैन, कि किस प्रकार से एक जो हेल्दी यानी एक जो स्वस्थ और जो आउटडोर वुमेन है, मतलब बाहर जाने वाली जो औरत है, वो किस प्रकार से सो एम्फेथेटिक, मतलब इतनी एम्फेथेटिक हो सकती है, इतनी मतलब जोर देने वाली, एक सुस्पष्ट रूप के अंदर कैसे एक इमोशनल वर्ड ऑफ ए डिसेबल्ड पर्सन मतलब जो विकलांग जो है, दिव्यांग व्यक्ति के इमोशनल वर्ड मतलब भावुक संसार। तो ये बोल रहे हैं कि हाउ कैन ए हेल्दी आउटडोर वुमेन बी सो एम्पैथेटिक टू द इमोशनल वर्ड ऑफ ए डिसेबल्ड पर्सन, कि किस प्रकार से एक स्वस्थ और बाहर जाने वाली जो महिला है वो एक दिव्यांग व्यक्ति के इमोशनल वर्ड को, दिव्यांग व्यक्ति के एक भावुक संसार में इतनी एम्पैथेटिक रह सकती है, इतनी जोर देने वाली, इतनी सुस्पष्ट कैसे रह सकती है, मतलब उसके पूरे जीवन को किस प्रकार से नोवेल में उतार दिया। तो एक जो हेल्दी वुमेन है, जो आउटडोर वुमेन है, वो कैसे एक दिव्यांग व्यक्ति का जो भावुक संसार होता है उसको इतनी सुस्पष्ट रूप से कह सकती है, इतने अच्छे से कैसे उसको एक्सप्लेन कर सकती है। तो वो जवाब देती है, वेल अच्छा, इट इज सैड, कि ये बहुत ही सैड है, बहुत ही मतलब दुखपूर्ण है, बट लेकिन आई ओ मतलब मैं ऋणी हूँ, दैट टू माई यंगर सिस्टर मालिनी, की बट लेकिन आई ओ दैट टू माई यंगर सिस्टर मालिनी, लेकिन मैं मेरी जो यंगर सिस्टर मालिनी है उसकी मैं ओ यानी मैं उनकी ऋणी हूँ। मेरी यंगर सिस्टर, छोटी बहन जो मालिनी है, जिसके बारे में उसने नोवेल लिखा, तो उसके प्रति मैं क्या हूँ, ऋणी हूँ। शी वॉज फिजिकली चैलेंज, कि वो फिजिकली चैलेंज थी, वो मतलब फिजिकल रूप से, शारीरिक रूप से वो चुनौतीपूर्ण थी एकदम, मतलब वो दिव्यांग थी। सफर्ड फ्रॉम व्हाट इज टेक्निकली कोल्ड, कि सफर्ड वो पीड़ित थी, व्हाट इज टेक्निकली कोल्ड, जिसका तकनीकी रूप से क्या कहा जाता है उस बीमारी को, मेनिंगोमाइसेलेथ। मेनिंगोमाइसेलेथ ये एक बीमारी है। अपर पार्ट ऑफ हर बॉडी वॉज परफेक्टली नॉर्मल, जिसमें उसकी बॉडी का जो अपर पार्ट है, जो ऊपर का हिस्सा है, वो परफेक्टली नॉर्मल था, पूर्ण रूप से एकदम नॉर्मल था। तकनीकी नाम उस बीमारी का है मेनिंगोमाइसेलेथ, और जिसमें क्या है, उसकी बॉडी का जो अपर पार्ट है, ऊपर का हिस्सा है, वो पूर्ण रूप से नॉर्मल था। बिलो द वेस्ट, लेकिन कमर के जो नीचे था, बिलो द वेस्ट, कमर के नीचे, द नर्वस सिस्टम वॉज डैमेज, तो जो नर्वस सिस्टम था, जो तंत्रिका तंत्र था, वो डैमेज था कमर के नीचे के भाग में। कंप्लीटली डाइफंक्शनल, कि पूर्ण रूप से डाइफंक्शनल यानी क्रियाहीन था, मतलब उसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, वो कमर के नीचे का भाग है वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं था, क्रियाशील नहीं था, क्रियाहीन था। ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन विच स्टार्टेड सून आफ्टर हर बर्थ रिड्यूस्ड हर एक्जिस्टेंस टू मिजरी, शी स्पेंट हर एंटायर लाइफ कन्फाइंड टू द व्हील चेयर। तो ये सीरीज ऑफ ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन का एक जो सीरीज है, जो क्रम है, वो चला, विच स्टार्टेड, वो जो कि शुरू हो गया था, सून आफ्टर हर बर्थ, कि उसके जन्म के शीघ्र बाद ही ऑपरेशन का एक जो सीरीज है, एक जो क्रम है, वो स्टार्ट हो गया था। रिड्यूस्ड हर एग्जिस्टेंस, और उसके अस्तित्व को कम करता चला गया, टू मिजरी, मिजरी यानी दुख का, तो उसके अस्तित्व को दुख की ओर, मतलब उसका जो अस्तित्व था उसको दुख की ओर वो कम करता ले गया, जो बार बार ऑपरेशन होते गए, और फिर उसका अस्तित्व जो कि दुख की ओर वहां पे कम होता गया, मतलब बार बार होने से उसका दुख फिर वो कम होने लग गया था। शुरू में अचानक से हो तो दुख ज्यादा होता है, लेकिन बार बार जब ये चीज हो रही थी तो उसकी दुख की ओर वो कम करता ले गया, उसका थोड़ा उसने अपने आप को मतलब खुश रखना सीख लिया था, दुखी होना थोड़ा कम कर दिया उसने। शी स्पेंट हर एंटायर लाइफ, उसने अपना जो एंटायर लाइफ था, अपना पूरा जो जीवन था, वो कन्फाइंड, सीमित था, टू द व्हील चेयर, कि उसका पूरा जीवन है वो व्हील चेयर तक कन्फाइंड था, उसका पूरा जीवन पहियों वाली जो कुर्सी है उस तक ही सीमित था। 6 years ago माई पेरेंट्स डाइड, 6 साल पहले मेरे जो पेरेंट्स है वो डाइड यानी वो मर गए थे, उनका अंत हो गया था। शी केम टू स्टे विद अस इन अवर हाउस इन जयनगर एंड आई नर्स्ड हर, कि शी केम, वो आगे टू स्टे, रहने के लिए, विद अस, हमारे साथ, इन आवर हाउस, हमारे घर में, इन जयनगर, कि जयनगर के अंदर, जयनगर एक जगह है, तो वहां पे हमारे घर में वो हमारे साथ रहने के लिए आ गई थी जब पेरेंट्स जब मर गए थे तब। एंड नर्स्ड हर, और मैंने क्या किया, मैंने नर्स्ड हर, उसकी देखभाल करी, जैसे नर्स करती है देखभाल, सेवा सुरक्षा करती है, तो वैसे ही मैंने भी उसकी करी। ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स इट वॉज क्वाइट क्लियर शी डिडंट हैव मच टाइम लेफ्ट, कि ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ मतलब पिछले कुछ महीनों के दौरान, ड्यूरिंग होता है दौरान, पिछले कुछ महीनों के दौरान, इट वॉज क्वाइट क्लियर, कि एकदम क्लियर हो गया था, स्पष्ट हो गया था कि शी डिडंट हैव मच टाइम लेफ्ट, कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा। आई एम चाइल्डलेस, मैं चाइल्डलेस हूँ, मेरे कोई संतान नहीं है, मेरी कोई बच्चा नहीं।
एंड शी बिकम माई चाइल्ड, और वो मेरी बच्ची है वो बन गई, वो मेरी चाइल्ड है वो बन गई। ट्रूली, सच में, द बुक इज अबाउट हर, कि ये पुस्तक है वो उसके बारे में है। आई हैव डेडिकेटेड इट टू हर मेमोरी, कि आई हैव डेडिकेटेड इट, मैंने इसको डेडिकेट किया है, समर्पित किया है, टू हर मेमोरी, उसकी मेमोरी को, उसकी स्मृति में मैंने इसको समर्पित किया है, इसको डेडिकेट किया है। शी डाइड लास्ट ईयर, वो पिछले साल मर गई, जस्ट ए फ्यू मंथ्स बिफोर द बुक केम आउट, कि इस बुक के केम आउट यानी प्रकाशित होने से, कि इस पुस्तक के आने के कुछ महीने पहले या इस पुस्तक के प्रकाशित होने से कुछ महीने पहले ही वो पिछले साल है वो मर गई। आई हैव ट्राइड टू रिलीव व्हाट आई लर्न अबाउट हर इमोशनल लाइफ एज आई नर्स्ड हर, टेंडेड टू हर, वॉच्ड हेल्पलेसली एज शी फ्लोटेड इनटू डेथ, कि आई हैव ट्राइड, मैंने कोशिश करी, आई हैव ट्राइड मतलब मैंने कोशिश करी थी, टू रिलीव होने की मतलब अपने आप को राहत फील करने की मैंने मतलब कोशिश करी थी, और रीलाइव मतलब पुनर्जीवित करने की। आई हैव ट्राइड टू रिलाइव व्हाट आई लर्न अबाउट हर इमोशनल लाइफ, कि जो कुछ भी मैंने उसकी इमोशनल लाइफ से, जो कुछ भी मैंने उसके भावुक जो इमोशनल लाइफ था, जो भावुक जीवन था, उससे जो कुछ भी मैंने सीखा था, तो उससे मैंने रिलाइव होने की ट्राई करी थी, मैंने पुनर्जीवन जीने का मैंने प्रयास किया था, उसकी इमोशनल लाइफ से जो मैंने सीखा था, तो मैंने उससे ही अपने आप को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। एज आई नर्स्ड हर, जैसे कि मैंने उसको नर्स मतलब मैंने उसका देखभाल करी थी, सेवा सुरक्षा करी थी मैंने उसकी। टेंडेंट टू हर, टेंडेंट मतलब उसका पालन पोषण किया था, उसका ध्यान रखा था, तो नर्स और टेंडेंट दोनों एक ही बात है कि उसका देखभाल करी थी, सेवा सुरक्षा करी थी, उसका ध्यान रखा था। वॉच्ड हेल्पलेसली एज शी फ्लोटेड इनटू डेथ, वॉच्ड हेल्पलेसली, और उसको हेल्पलेसली देखा मतलब एक निसहायपूर्ण तरीके से मैंने उसको देखा। एज जब क्या, शी फ्लोटेड इनटू डेथ, जब वो डेथ के अंदर, जब वो मृत्यु की ओर तैरती हुई जा रही थी, फ्लोटेड होता तैरना की, जब वो मृत्यु की ओर तैरती हुई जा रही थी, तो मैंने उसको हेल्पलेसली देखा, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकती थी, एकदम हेल्पलेस हो गई थी मैं। आई मिस हर, मैं उसको याद करती हूँ। आई मिस माई ब्यूटीफुल जेंटल सिस्टर, मैं अपनी सुंदर जेंटल सिस्टर को, उस मेरी जो भद्र बहन है, सिस्टर है, उसको मैं याद करती हूँ। हर आइज मोशन, उसकी आंखें वो मोशन यानी नम हो जाती है, गिल्ली हो जाती है। सी इज द ओनली करेक्टर इन द नोवेल ड्रॉन फ्रॉम लाइफ, कि सी इज द ओनली करेक्टर इन द नोवेल, कि वो नोवेल के एकमात्र ऐसा करेक्टर है जो कि ड्रॉन फॉर लाइफ यानी जीवन से खींचा हुआ है। द अदर करेक्टर्स एंड द प्लॉट आर एंटायरली फिक्शनल, जो दूसरे करेक्टर्स हैं, जो दूसरे चरित्र हैं, और ये जो प्लॉट है वो पूर्ण रूप से क्या है, फिक्शनल है, काल्पनिक है, इन्वेंटेड, आविष्कृत है। पोज, वापस से एक बार रुकती है। आई मस्ट हैव एक्नॉलेज द सपोर्ट आई रिसीव फ्रॉम वन पर्सन व्हाइल आई रोट द नोवेल माई हस्बैंड, प्रमोद मूर्ति, कि आई मस्ट हैव एक्नॉलेज द सपोर्ट, कि आई मस्ट हैव, मुझे यहाँ पे एक्नॉलेज यानी स्वीकार करना होगा, द सपोर्ट के उस सहारे को मुझे स्वीकार करना होगा। आई रिसीव फ्रॉम वन पर्सन, जो मैंने एक व्यक्ति से रिसीव किया था, प्राप्त किया था। वाइल आई रोट द नोवेल, जब मैं नोवेल लिख रही थी। माई हस्बैंड प्रमोद मूर्ति, मेरे हस्बैंड प्रमोद मूर्ति। तो वो बोलती है कि यहाँ भी मुझे एक व्यक्ति का जो सपोर्ट जो मुझे प्राप्त हुआ था उसको स्वीकार करना होगा जब मैं नोवेल लिख रही थी, और वो व्यक्ति प्रमोद मूर्ति, उसके हस्बैंड है वो प्रमोद मूर्ति। जब वो स्टार्टिंग में बोलती है कि मुझे अपना नाम मंजुला नायक की जगह मंजुला मूर्ति है वो बोलना चाहिए। आई वॉज वर्किंग फुल टाइम एज ए लेक्चरर देन, कि आई वॉज वर्किंग, मैं कार्य कर रही थी फुल टाइम, पूर्णकालिक, एज ए लेक्चरर के रूप में देन, कि उस समय मैं लेक्चरर के रूप में, व्याख्याता के रूप में पूरे समय कार्य कर रही थी। कॉलेज कोर्स मतलब जो कॉलेज के जो कोर्स मतलब जो कार्य, जो इम्पोर्टेंट कार्य है, हालांकि रुचिपूर्ण नहीं है, अनइंटरेस्टिंग कार्य, लेकिन इम्पोर्टेंट कार्य है, उनको मैं कर रही थी कॉलेज के। एंड होम वॉज फुल ऑफ हर मेमोरीज, और जो घर है वो फुल ऑफ, वो भरा हुआ था हर मेमोरीज यानी उसकी यादों से। कौन, जो उसकी फ्रेंड, जो बहन थी मालिनी, तो वो जो घर है वो उसकी यादों से भरा हुआ था। एंड देयर वॉज आई सडनली राइटिंग इन इंग्लिश, एंड देयर वॉज, और वहां पे क्या हुआ, आई सडनली राइटिंग इन इंग्लिश, मैं अचानक से इंग्लिश में लिखने लग गई। फ्लंडरिंग, सिंकिंग, तो मैं फ्लंडरिंग मतलब इसमें एकदम प्रॉब्लम मैं महसूस कर रही थी, इसमें मुझे कठिनाई हो रही थी। सिंकिंग में डूब रही थी। आई वॉज अटरली क्लूलेस, मैं पूर्ण रूप से क्लूलेस थी, मतलब मेरे अंदर कोई क्लू नहीं था, मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहा था, मैं पूर्ण रूप से संकेतहीन थी, सुरागहीन थी। There were moments when I broke down. There were moments, कि कुछ ऐसे मोमेंट्स भी थे, ऐसे क्षण भी वहां पे थे। When I broke down, जब मैं टूट गई थी। When I felt I couldn't go on. When I felt, जब मैंने फील किया, महसूस किया कि I couldn't go on, मैं आगे नहीं बढ़ सकती, मैं आगे नहीं चल सकती। ऐसा जब मुझे कई क्षण ऐसे थे जब मुझे ऐसा फील हुआ।
बट ही वॉज ऑलवेज देयर एट माई साइड, बट ही वॉज ऑलवेज देयर, लेकिन वो ऑलवेज हमेशा वहां पर थे, एट माई साइड मेरी साइड में, मेरे साथ में खड़े होते थे वो हमेशा। एनकरेजिंग मी, मुझे एनकरेज करते हुए, मुझे प्रोत्साहित करते हुए, प्रोडिंग मी ऑन, मुझे आगे धकेलते हुए, मुझे आगे बढ़ाते हुए, मुझे एनकरेज करते हुए, प्रोत्साहित करते हुए वो हमेशा मेरी बगल में खड़े थे। विदाउट हिम आई वुड नेवर हैव कंप्लीटेड द नोवेल, विदाउट हिम, उनके बिना आई वुड नेवर हैव कंप्लीटेड, मैं कभी भी कंप्लीट नहीं कर सकती थी द नोवेल, कि उस नोवेल को, उपन्यास को, उनके बिना मैं कभी कंप्लीट नहीं कर सकती थी। थैंक यू प्रमोद, धन्यवाद प्रमोद। द ओवर हेड लाइट टर्न्स येलो, अब जो ऊपर, उसके ऊपर की जो लाइट थी वो येलो हो जाती है। वेल अच्छा, दैट्स इट, बस इतना ही। आई हैव कमिटेड द कार्डिनल सिन ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, कि आई हैव कमिटेड, मैंने कमिट कर लिया है, मैंने स्वीकार कर लिया है द कार्डिनल सिन ऑफ राइटिंग इन इंग्लिश, की इंग्लिश में लिखने का जो कार्डिनल यानी जो उच्च स्तरीय, जो बड़ा जो सिन या जो पाप है, कि इंग्लिश में लिखने का जो बड़ा पाप, जो उच्च स्तरीय पाप जो मैंने किया, उसको मैंने कमिट कर लिया, उसको मैंने स्वीकार कर लिया है। लाफ्स, वापस से वो हंसती है। अब आगे बोलती है कि देर इज नो प्रायश्चित फॉर इट, कि इसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है। नो एब्सोल्यूशन, कोई एब्सोल्यूशन नहीं है, कोई क्षमादान नहीं है। बट फॉर्चुनेटली द फिल्म यू आर अबाउट टू सी इज इन कन्नड़, बट फॉर्चुनेटली, लेकिन भाग्य से, द फिल्म यू आर अबाउट टू सी, जो फिल्म आप देखने वाले हो, इज इन कन्नड़, वो कन्नड़ के अंदर है। दैट मेक्स मी वेरी हैप्पी, वो मुझे बहुत ही हैप्पी करती है, बहुत खुश करती है। आफ्टर ऑल, आखिरकार, द फैमिली आई हैव रिटन अबाउट इज कन्नड़, कि द फैमिली आई हैव रिटन, कि जिस परिवार के बारे में मैंने लिखा है वो क्या है, कन्नड़ है। आई एम ए कन्नड़ राइटर माई सेल्फ, कि मैं खुद भी क्या हूँ, कन्नड़ राइटर हूँ। बोर्न टू द लैंग्वेज, इसी लैंग्वेज में जन्मी हूँ, एंड सिविलाइजेशन, और इसी सभ्यता में मैं जन्मी हूँ, इसी भाषा में, इसी सभ्यता में मैं जन्मी हूँ। एंड प्राउड ऑफ इट, और मुझे इस पे प्राउड है, इस पे मैं गर्व करती हूँ। द कन्नड़ रियली आई कंसीव इन इंग्लिश हैज बीन ट्रांसलेटेड बैक इनटू कन्नड़ टू परफेक्शन बाय द डायरेक्टर, कि द कन्नड़, जो कन्नड़ रियलिटी, मतलब जो कन्नड़ है वो वास्तविकता में, आई कंसीव इन इंग्लिश, कि इसको मैंने इंग्लिश में कंसीव किया, इंग्लिश में सोचा था, कि जिस कन्नड़ को वास्तविकता में मैंने इंग्लिश में सोचा था, हैज बीन ट्रांसलेटेड बैक इनटू कन्नड़, उसको वापस से कन्नड़ में ट्रांसलेट कर दिया गया। टू परफेक्शन बाय द डायरेक्टर, की डायरेक्टर के द्वारा पूर्ण परफेक्शन के साथ में, पूर्णता के साथ में, इसको वापस से कन्नड़ में ट्रांसलेट कर दिया गया, जिसको मैंने इंग्लिश में लिखा था। आई कुडेंट हैव डन इट बेटर, कि मैं इसको बेटर नहीं कर सकती थी, मैं इसको अच्छा नहीं कर सकती थी। माई थैंक्स टू द कास्ट एंड द क्रू एंड ऑफ कोर्स श्री टीवी चैनल, कि माई थैंक्स, मेरा जो धन्यवाद है वो इसके कास्ट को, जो मतलब कलाकार है जिन्होंने इस फिल्म को किया है, एंड द क्रू, और जो लोग, मतलब जो पूरा दल है जिसने इस फिल्म को बनाने में हेल्प करी है, एंड ऑफ कोर्स, और वास्तव में जो श्री टीवी चैनल है, इन सबको मैं धन्यवाद देती हूँ। वेल अच्छा, एंजॉय द टेलीफिल्म, इस टेलीफिल्म को एंजॉय कीजिए। गुड नाइट, नमस्कार। तो इतना बोलती है, उसने अपनी बात है वो यहाँ पे कंप्लीट कर दी। अब देखो, द लाइट टर्न्स रेड, लाइट है वो रेड हो जाती है। शी लर्न्स बैक इन द चेयर, वो वापस से चेयर पे लीन्स यानी झुक जाती है, पोज वापस से रुकती है। देन इनटू द लेपल माइक, फिर जो उसने लेपल माइक लगा रखा था अपनी कॉलर के अंदर, अपनी ड्रेस के अंदर जो लेपल माइक उसने लगा रखा था, उस पे वो देखती है, वो गुड नाइट बोल करके अपने माइक के अंदर वो बोलती है। आई होप दैट्स वॉज ओके, कि मैं आशा करती हूँ कि ये सब ओके था, सही था। आई डिडंट फंबल टू मच, डिड आई, कि आई डिडंट फंबल टू मच, कि मैंने ज्यादा कुछ नहीं टटोला, मतलब मैंने ज्यादा कुछ है वो इस चीज के बारे में नहीं बोला, जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही बोला। डिड आई, क्या मैंने किया। लिसन, वो वापस से सुनती है कि थैंक यू रजा, अब वो बोलती है थैंक यू रजा। द प्लेजर्स ऑल माइन, कि ये मेरा, इसमें बहुत प्रसन्नता की बात है। द प्लेजर्स ऑल माइन, मतलब इसमें बहुत प्रसन्नता वाली बात है। सी यू आउटसाइड, कि आपसे बाहर मिलती हूँ। द रेड लाइट स्विचेज ऑफ, अब जो रेड लाइट थी वो बंद हो जाती है। शी स्माइल्स कंटेंटेडली, सी स्माइल, वो स्माइल करती है, कंटेंटेडली मतलब संतुष्टि के साथ में वो मुस्कुराती है। व्यू, वो बोलती है कि व्यू, दैट्स ऑल गेट देम, कि हम उनको प्राप्त कर लेंगे। गुड अच्छा, आई हैव टेकन इनफ शिट फ्रॉम देम, कि मैंने उनसे बहुत सी शिट जो है, जो मतलब घृणात्मक जो चीजें हैं वो मैंने टेकन मतलब प्राप्त कर ली है, लोगों से बहुत सी घृणा मैंने प्राप्त कर ली है। लाफ्स, वो हंसते हैं, गेट्स अप, और वो खड़ी हो जाती है। मंजुलाज इमेज ऑन द स्क्रीन शुड हैव गिवन वे टू द फिल्म बट हैजंट। अब देखो, मंजुलाज इमेज, मंजुला की जो इमेज है, जो आकृति है ऑन द स्क्रीन, वो स्क्रीन के ऊपर शुड हैव गिवन वे टू द फिल्म, तो वो उस फिल्म पे शुरू होती है। मंजुला की जो इमेज है वो उसके बाद उस फिल्म के ऊपर वहां पे शुरू हो जाती है, बट हैजंट, परंतु फिर वो शुरू नहीं होती। मतलब पहले क्या होता है, मंजुला हंसती है, बाद में खड़ी हो जाती है, फिर जो मंजुला की जो इमेज है वो स्क्रीन के ऊपर उस फिल्म के रूप में शुरू हो जाती है, वहां पे दिखाई देती है, बट हैजंट
लेकिन वो शुरू नहीं होती। आकृति तो आ जाती है, इमेज आ जाती है, पर वो शुरू नहीं होती। इंस्टेड द इमेज कंटिन्यूज एज बिफोर वॉचिंग हर कामली, कि इंस्टेड मतलब इसके बजाय, द इमेज कंटिन्यूज, इमेज है वो कंटिन्यू रहती है, मतलब पहले की तरह ही, एज बिफोर पहले की तरह कंटिन्यू रहती है, लगातार चलती रहती है। वॉचिंग हर कामली, और उसकी तरफ कामली यानी शांति से वो देखती है। शी इज ऑफकोर्स अनअवेयर ऑफ इट, और शी इज वो क्या है, जो रियल जो मंजुला है वो वास्तव में इसकी तरफ क्या होती है, अनअवेयर रहती है, अनजान होती है। तो अब देखो एक इमेज, मंजुला की इमेज ही है, वो फिल्म शुरू नहीं होती, मंजुला की इमेज है वो वहां पे प्रकट होती है। मीन्स मंजुला की जो अंतरात्मा है वो यहाँ पे आती है। देखो वो बात तो उसने बोल दी, लेकिन अब वो अपनी अंतरात्मा से बात करती है। किस प्रकार से, शी मेक्स ए मूव टू द डोर, कि वो डोर की तरफ जाने ही वाली होती है। कौन, जो मंजुला है। तो उस मंजुला को भी पता नहीं है कि वहां जो आकृति है वो पहले के समान ही है, वो बंद नहीं हुई है, फिल्म अभी स्टार्ट नहीं हुई है। तो वो दरवाजे की ओर चलने जाती है कि उसने तो अपनी 2 क्वेश्चन है वो पूरे कर लिए, बात कर ली। अब इमेज है वो बोलती है, मतलब उसकी अंतरात्मा की आवाज आती है कि वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। अब स्टार्टल मतलब एकदम चौंक करके मंजुला स्टॉप, मंजुला है वो रुकते हैं, लुक्स अराउंड और अपने चारों ओर देखती है। टचेज हर ईयरपीस टू चेक इफ द साउंड केम फ्रॉम देयर एंड मूव्स ऑन, कि टचेज हर ईयरपीस, वो अपनी ईयरपीस को छूती है, टू चेक, ये चेक करने के लिए, जांच करने के लिए वो अपनी ईयरपीस को छूती है कि द साउंड केम फ्रॉम देयर, कि साउंड है वो वहां से आ रहा है, एंड मूव्स ऑन, और फिर वो उसको मूव करती है, मतलब उसको हिलाती है। यू कांट गो यट मंजुला, वो इमेज बोलती है यू कांट गो यट, कि तुम अभी नहीं जा सकती हो मंजुला। मंजुला लुक्स अराउंड बेफल, अब मंजुला है वो एकदम बेफल होकर के, एकदम से कंफ्यूज होकर के चारों तरफ देखती है। एंड सी जो देखती है दैट की हर इमेज कंटिन्यूज ऑन द स्क्रीन, कि उसकी इमेज है वो अभी लगातार स्क्रीन के ऊपर है। शी डज ए डबल टेक, क्या उसने डबल टेक लिए, क्या उसने मतलब दूसरा टेक लिया है। डबल टेक होता है ना, जैसे मूवी वगैरह में एक टेक होने के बाद में डबल टेक होता है। तो वो सोचती है कि सी डज ए डबल टेक, क्या उसने डबल टेक लिया है, वो दोहरा टेक लिया है। फ्रॉम नाउ ऑन, कि अब से थ्रू आउट द प्ले, मतलब पूरे प्ले के अंदर, पूरे नाटक के अंदर, मंजुला एंड हर इमेज रिएक्ट टू ईच अदर एग्जैक्टली एज दो दे वर बोथ लाइव कैरेक्टर। अब देखो बता रहे हैं कि फ्रॉम नाउ ऑन, अब से क्या घटना स्टार्ट हो रही है, थ्रू आउट द प्ले, पूरे प्ले तक, जहां तक प्ले चलेगा वहां तक, अब से लेकर के पूरे प्ले तक मंजुला और उसकी जो इमेज है वो एक दूसरे के ऊपर रिएक्ट करती है, एक दूसरे से मतलब प्रतिक्रिया करती है, बातें करती है। एग्जैक्टली एज दो, एकदम वैसे ही जैसे दे वर बोथ लाइव कैरेक्टर, वो दोनों क्या हो, लाइव कैरेक्टर हो, उस समान वो आपस में बात करती है। तो उसकी अंतरात्मा क्या क्या बोलती है, मतलब उसके माइंड में क्या चल रहा होता है वो सारी चीजें उसकी अंतरात्मा बोलती है। तो मंजुला बोलती है ओ गॉड, कि हे भगवान, एम आई स्टिल ऑन, कि क्या मैं अभी भी हूँ, क्या अभी भी मैं कैमरे पे हूँ। मीन्स कंफ्यूज, एकदम कंफ्यूज होकर के शी रसेज बैक टू द चेयर, वो चेयर की ओर, वो कुर्सी की ओर वापस बढ़ती है। एंड स्टॉप, और रुकती है। तो अब इमेज का डायलॉग आता है कि यू आर नॉट, नहीं, कि तुम नहीं हो, कैमरे पर नहीं हो। द कैमरा इज ऑफ, कि कैमरा है वो ऑफ है, बंद है। अब मंजुला बोलती है कि इज इट, कि क्या ऐसा है। देन फिर हाउ, कैसे, मतलब ये कैसे है, तुम यहाँ पे कैसे आ गई, मैं तो इधर हूँ। तो इमेज बोलते हैं यू आर स्टैंडिंग अप, कि तुम तो खड़ी हो। इफ द कैमरा वर ऑन, यदि कैमरा ऑन होता तो आई वुड बी स्टैंडिंग अप टू, मैं भी खड़ी हुई होती, मतलब हम दोनों एक जैसे हैं। अगर कैमरा ऑन होता तो तुम खड़ी हो, और यदि कैमरा ऑन होता तो आई वुड बी स्टैंडिंग अप टू, मैं भी खड़ी हुई होती। आई एम नॉट, लेकिन मैं खड़ी नहीं हूँ। वो बैठी हुई होगी, वो हिल रही होगी, लेकिन वो उसके जैसे ही खड़ी नहीं है। तो इस प्रकार से घटना है वो चलती है। आई होप आपको इतना जो चैप्टर है ये समझ में आया है। ड्रामा आगे बहुत ही शानदार होने वाला है। रियल घटना है, रियल क्या हुआ था एक्चुअल में उसके सिस्टर के साथ, उसके हस्बैंड, उसकी लाइफ, तो तीनों का यहाँ पे आगे है वो डिस्कशन होगा। आई होप आपको ये चैप्टर है वो समझ में आया है, पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, देन चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास शेयर कीजिए। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।